अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि आपसे वाइवा के दौरान क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप डेटाबेस रखते हो यानी CS403, तो CS403 के जो बेसिक क्वेश्चन यानी वो क्वेश्चन जो आपके आते हैं पेपर में वाइवा के दौरान, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा आपके कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो आए और आप परेशान हो जाए कि क्या उसके जवाब। यही 15-16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके पेपर में रिपीट हो रहे होते हैं, यानी उन्हीं के अकॉर्डिंग बात की जाती है। तो सबसे पहले आपके पास आता है जी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा होता है, दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल है क्या, या उससे पहले हम बताएं कि डेटाबेस को हमने क्यों चूज किया। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो होता है ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा की। अब ये जो डेटा होता है ना, जो जिसके ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, इसे स्टोर भी किया जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है। अब ये स्टोर और मैनेज इस तरह किया जाता है कि उसे हम आसानी से असेस कर सकते हैं, रीट्राइवर कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है, यूज की जाती है मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए रिलेशन डेटाबेस को। इससे हम क्रूड ऑपरेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट में चलूंगी तो मैं आपको क्रूड ऑपरेशन की डिटेल्स बताऊंगी। एसक्यूएल जो होती है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है डीएमएल, डीडीएल के अंदर। अब डीएमएल जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डीडीएल जो है ये बेसिकली आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। अब जब हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना डेटाबेस के अंदर, यानी कि अगर हम पूरा डेटाबेस में टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे ड्रॉप, तो वो डीडीएल लैंग्वेज की वजह से होगा। डीएमएल जो होती है ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। इसमें हम इंसर्ट करते हैं, इसमें आप करते हो अपडेट कर रहे होते हो, डिलीट कर रहे होते हो और सिलेक्ट कर रहे होते हो। एक सेकंड की मेरे पास थोड़ा हो गया था, ओके। तो इसके बाद ही हम इसमें देखते हैं कीज के बारे में, यानी कीज कौन कौन सी इसमें यूज हो रही होती हैं। लाइक आपके पास कीज में आपके पास प्राइमरी की हो गई आपके पास सेकेंडरी की हो गई, अल्टरनेट की हो गई, ये सारी कीज होती हैं। अब हम वो जो 15-16 क्वेश्चन मैं कह रही थी ना, ये तो अभी मैंने आपको बताया ना कि देखिए जी ये मोटे मोटे क्वेश्चन थे, यानी कि ये मेन क्वेश्चन थे, मोटा बेसिक मेन क्वेश्चन थे। सबसे पहले आपके पास आता है, मैम पता करती हैं कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। फेवरेट सब्जेक्ट आप बताते हो डेटाबेस। डायरेक्टली मैम या सर आपसे कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन सुनाएं। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर करते हैं डेटाबेस को ताकि हम रिमूव कर सके या रिड्यूस कर सके रिडंडेंसी रेट को और इम्प्रूव कर सके डेटा इंटीग्रिटी को। प्रॉपर इसकी वर्डिंग में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप इसे गूगल से सर्च भी कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन यही हो रहे होते हैं। डेटाबेस की मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ। रिडंडेंसी क्या है? दैट इज रिडंडेंसी जो होती है इसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रहा होता है, यानी कि इसमें आप डेटा और रिसोर्सेज को डुप्लीकेट करते हो, डिवीजन हो रही थे। एक ही पीस ऑफ डेटा जो होता है मल्टीपल प्लेसेस में स्टोर हो रहा होता है। अब आप अपनी देखते हो ना, जब गैलरी में आप एक पिक को 2 दफ़ा स्टोर करोगे तो वो आपको कहेगा कि देखिए जी बिल्कुल एक जैसी पिक आपने दोबारा स्टोर कर दी है। सो वो था रिडंडेंसी, और उसे रिमूव किया गया था रिडंडेंसी की वजह से। वो हमें फ़ौरन से पॉपअप में मैसेज दे देता है और कहता है कि देखें आपने 2 चीज़ें एक साथ करनी है तो आप इसे रिड्यूस कर दें। तो सिंपल अगर मैम क्वेश्चन करती हैं रिडंडेंसी क्या है, तो आप कहोगे कि ये देखिए जी ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा और रिसोर्सेज है। व्हाट इज क्रूड? क्रूड ऑपरेशन और होते हैं बेसिकली, इसमें हम करते हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। क्रूड में हम सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम जॉइंस क्यों बनाते हैं। जॉइंस बेसिकली जो हो रहे होते हैं ना, वो होते हैं कि हम किसी चीज़ को जोड़ने को हम जॉइन कहते हैं। अब अगर डेटाबेस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जब डेटाबेस के अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को उनके रिलेटेड कॉलम्स को लेकर एक साथ मिलकर लिखते हैं तो उसे हम जॉइन कहते हैं। बहुत सिंपल करूँ मैं कहूँगी कि जॉइंस में हम 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को एक साथ लिखते हैं। अब जॉइंस जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं: इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और आउटर जॉइन। अब इनर जॉइन जो होता है इसमें हम देखते हैं कि जो
एक जैसे कॉलम है उन्हें हम लेफ्ट और राइट ज्वाइन के जो एक जैसे कॉलम होते हैं ना उन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं, यानी दो टेबल्स में से जो कॉलम्स हमारे सेम लेवल पे चार्ट होते हैं उन्हें हम एक साथ लिखते हैं। लेफ्ट में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट को उठाएंगे टेबल, उसमें देखेंगे राइट के साथ उसे कंपेयर करेंगे, जो चीज़ें सेम थी हमने अलग एक टेबल में सेव करके रख दिया। सिमिलरली राइट का भी ऐसे करते हैं, और फुल ज्वाइन जो होता है उसमें हम कंप्लीट टेबल उठाते हैं। अब चाहे यहाँ पे सेम हो या ना हो वैल्यूज, हम उन्हें एक साथ लिख देते हैं नेक्स्ट टेबल में। इसके बाद से आपके पास आता है व्यू। व्यू क्या है? व्यू जो होता है डेटाबेस के अंदर, ये एक ऐसी कमांड है जिसके अंदर हम ये वर्चुअल टेबल है, एक होता है टेबल, एक होता है व्यू। टेबल एज इट इज होता है, यानी एसक्यूएल के अंदर हम अगर टेबल लिखते हैं तो वो जैसे आपका टेबल होता है नॉर्मल, लेकिन व्यू के अंदर हम देखते हैं, डेटाबेस को देखें तो व्यू जो है वो टेबल ही का दूसरा नाम है, यानी वर्चुअल टेबल। इसमें दो या दो से ज्यादा टेबल एक साथ लिखे जाते हैं। प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की जो है ये यूनिक आइडेंटिफायर है, डेटाबेस के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को लेकर यूनिक आइडेंटिफायर है प्राइमरी की। अब आर कीज के अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं तो सुपर की आ जाती है। सुपर की जो होती है इसमें एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं, और ये यूज इस तरह किए जाते हैं कि उनके अंदर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होती है। ये प्राइमरी की तरह होते हैं, बट ये प्राइमरी की नहीं होते। कैंडिडेट की आपके पास आ जाती है। कैंडिडेट की जो होती है ना वो इसमें आपके पास यूनिक आइडेंटिफाई होता है। प्राइमरी की सारी खसूसियात इसमें होती हैं, लेकिन इसे चुना नहीं गया होता प्राइमरी की के तौर पर, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट की है, यानी इसके पास वैल्यूज सारी हैं बट वो प्राइमरी की नहीं है। अब एक और की आपके पास आती है फॉरेन की। फॉरेन की जो होती है ना वो एक ऐसी फील्ड है जो कि रिलेशन बनाती है दो टेबल्स के दरमियान, और उस रिलेशनशिप को वो रेफर कर देती है प्राइमरी की को। इसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन जैसे हमने डिस्कस किया था ना, तो उसके आगे फर्दर फॉर्म्स भी थी, NF1, NF2, NF3 एंड NF4। NF1 में क्या होता है? NF1 में होता कुछ यूं है कि जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं ना किसी भी टेबल के, वो कभी भी मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं करते, इसमें सिंगल वैल्यू सेव की जा रही होती है। NF2 के अंदर हम देखते हैं कि दो प्रॉपर्टीज उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो ये है कि NF1 होना चाहिए टेबल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि वो ये है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, वो डिपेंड करते हैं कैंडिडेट की पर। NF3, अब मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जिन्हें नहीं समझ आ रहा वो गूगल करें, उसमें से आप इसकी डेफिनेशन निकालें। ये 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आएंगे, और इसके अलावा आपका पूरे डेटाबेस में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ इस चीज़ की। स्टोर प्रोसीजर, ओके, NF2 हम कर रहे थे अभी। NF3 में हम क्या बात करते हैं, टेबल जो हो वो हर हाल में NF2 होना चाहिए। अब इसमें जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, वो सुपर की के ऊपर मौजूद होता है, तो उसे वहां से रिमूव करना है हर हाल में। सो हम कहेंगे कि टेबल इज इन 2NF, और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सुपर की के ऊपर, उसे शुड बी रिमूव। NF4 जो होता है इसे हम कहते हैं बाइकॉट। अब ये बाइकॉट इसलिए कहा जाता है कि इसमें ये एडवांस वर्जन है NF3 का, तो हम इसे एक नाम और भी देते हैं 3.5 NF, और ये 3 NF से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो मैं भूल जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने पेज रखा हुआ है, ये आपके पास चल रहा होता है, डायग्राम्स इसमें आ रही थी। आई थिंक एग्जिस्ट कर देते हैं हम फुल स्क्रीन को, फुल स्क्रीन हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इससे हम मिनिमाइज करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम इसे फुल स्क्रीन पे ले आते हैं। इसके बाद ही हमारे पास है स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर बेसिकली प्री कंपाइल्ड कलेक्शन है एक या एक से ज़्यादा SQL स्टेटमेंट की, जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं डेटाबेस को और इसे एग्जीक्यूट करते हैं सिंगल यूनिट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ट्रिगर होता है। ट्रिगर जो है ये स्पेशल टाइप है स्टोर प्रोसीजर की, जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक इवेंट। यानी कि आप जब लिखते हो ना, फॉर्म बनाते हो ना PHP के अंदर, अगर मैं PHP की बात करती हूँ, डेटाबेस की बात कर लेते हैं, तो आपके पास एक होता है, एक आपके पास ट्रिगर मौजूद होता है, यानी कि आप फॉर्म का ऑप्शन होता है, उसमें आपने एक्शन लिखना होता है, जैसे ही आप अलाउ करोगे वो फ़ौरन से आपके पास कंप्लीट एक फॉर्म बना हुआ आ जाएगा, पूरी लाइन्स नहीं लिखनी पड़ेंगी, वो सारा काम ट्रिगर कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास इंडेक्स।
इंडेक्स जो है वो डेटा स्ट्रक्चर को स्पीड को इम्प्रूव करता है। इसमें हम डेटा रिट्राइवल को तेज़ कर देते हैं, उसको हम क्विकर सर्चेज हो रही होती हैं इंडेक्स की वजह से। DDL और DML हम डिस्कस कर चुके हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है SQL। SQL को भी हमने अभी डिफाइन किया कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है और ये मैनेज और मैनिपुलेट करती है रिलेशन डेटाबेस को। नेक्स्ट आपके पास आता है डेटा कार्डिनैलिटी। डेटा कार्डिनैलिटी जो होती है ये नंबर ऑफ रोज इन टेबल बिटवीन एनी रिलेशनशिप। तो जितना भी आपके पास कोई भी रिलेशनशिप होगा ना किसी भी एंटिटीज का, उसके दरमियान जितनी टेबल के अंदर जितनी रोज होंगी उसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। और नेक्स्ट आप लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि डिनॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का ऑपोजिट होता है डिनॉर्मलाइजेशन, ताकि हम अच्छे से डेटाबेस को मैनेज कर सकें, उसके अंदर ज़्यादा रख सकें, उसके रिट्राइवल कर सकें, डेटा को बेहतर से बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें इंटीग्रिटी को। तो आप डिनॉर्मलाइजेशन कहोगे कि वो ऑपोजिट था। तो ये थी जी मेरी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। कुछ नहीं समझ आता तो मुझे पता कर लीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।